गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे अबाउट द मैनेजमेंट नेक्स्ट फंक्शन दैट इज़ कंट्रोलिंग। तो इसके मीनिंग से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ कंट्रोलिंग। सो कंट्रोलिंग मीन्स ensuring दैट एक्टिविटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड एज पर प्लान्स. Controlling also ensures that an organization's resources are being used effectively and efficiently for the achievement of predetermined goals. So that's why controlling is a goal oriented process. तो कंट्रोलिंग में क्या होता है कि हम अभी तक जितने भी फंक्शंस पढ़े, मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस पढ़े लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, इन सब को हम लोग एक तरीके से कहें कि इन सब को करने के बाद जो उसके बाद जो फंक्शन आता है दैट इज़ कंट्रोलिंग। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि स्टूडेंट्स कंट्रोलिंग को मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कंट्रोलिंग के बाद फिर से एक नई मैनेजमेंट की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, दैट इज फिर से हम इसे प्लानिंग से अगेन स्टार्ट करते हैं। तो ये लास्ट फंक्शन नहीं है। सो कंट्रोलिंग इज़ ऑल्सो अ परवेसिव इन नेचर। परवेसिव इन द सेंस कि ये हर जगह मौजूद होता है, लाइक वो कोई भी इकोनॉमिक हो या नॉन इकोनॉमिक हो या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर प्राइवेट हो या फिर खुद हमारी पर्सनल लाइफ क्यों ना हो, हर जगह कंट्रोलिंग किया जाता है। सो इट इज़ परवेसिव मीन्स यूनिवर्सल, प्राइमरी इन नेचर एंड कंट्रोलिंग शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड एज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसे लास्ट फंक्शन समझने की गलती नहीं करना है। इट इज़ अ फंक्शन दैट ब्रिंग्स बैक द मैनेजमेंट साइकिल बैक टू द प्लानिंग फंक्शन, कि ये फिर से हमें एक प्लान करने का, एक प्लानिंग करने का एक नया तरीका, आइडिया, बहुत सारी चीज़ें इससे मिलती है। इसे हम आगे फिर पढ़ेंगे। This process help in formulation of future plans in the light of the problem that were identified and thus help in the better planning in the future periods. Thus, controlling only complete one cycle of management process and improves planning in next cycle. कि हम कंट्रोलिंग को ही देख करके अपने नए जो भी हम कुछ भी नई ऑब्जेक्टिव सेट करने वाले हैं, कुछ भी नया प्लान करने वाले हैं, तो उसे कंट्रोलिंग को देखते हुए ही करते हैं। नाउ कम टू द importance of controlling. So control is an indispensable function of management, कि इसे हम मैनेजमेंट से अलग नहीं कर सकते। अगर हम मैनेजमेंट करना है तो हमें इस फंक्शन को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। सो विदाउट कंट्रोल द बेस्ट ऑफ द प्लान्स कैन गो अ गुड कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन इन फॉलोइंग वेज। तो इसके इंपॉर्टेंस को एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट वन इज अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कि जैसे कि मैंने बताया कि हम लोगों ने प्लान कर लिया, अपने ऑब्जेक्टिव को सेट कर लिए, सब कुछ मेरा अच्छे तरीके से चल रहा है, हमारे पास सब कुछ रिसोर्सेज वगैरह अवेलेबल है, हम उस डायरेक्शन में काम भी कर रहे हैं, तो ये क्या होगा कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में बहुत आसानी होगी। बहुत सारे हम अपने गोल से भटक नहीं रहे। अगर हम भटकते भी हैं तो मैनेजर्स उसे कंट्रोल कर लेगा, उसे फिर से राइट पाथ पर ले करके आएगा। सो दैट्स वाई कंट्रोलिंग फंक्शन इट्स अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ब्रिंग्स टू लाइट द डेविएशन, कि जो भी डेविएशन होता है, ये डेविएशन क्या होता है, डिफरेंस, इन सबको हम लोग इसके प्रोसेस में समझेंगे डिटेल में। सो दस गाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड कीप इट ऑन द राइट ट्रैक, कि अगर कोई प्लान से अपने रास्ते से भटक भी जाता है तो कंट्रोलिंग उसे फिर से उसकी लाइन पर ले आने की कोशिश करता है। नेक्स्ट वन इज जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, कि जो भी स्टैंडर्ड्स हम लोगों ने सेट किए, लाइक हम लोग प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, जो स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं, उस स्टैंडर्ड्स को जज करता है कि वो जो हम स्टैंडर्ड सेट किए थे वो सही था या गलत था। सही था इन द सेंस कि हम लोगों में वो पॉजिटिव था या निगेटिव था, हम लोग कैसा वो स्टैंडर्ड सेट किया था, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका किस तरीके का इफेक्ट पड़ता है, वो सब कुछ वो जज करता है। सो वेरीफाई वेदर द स्टैंडर्ड सेट आर एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिव and efficient control system keeps a careful check on the chances taking place in the organization, in the environment, and helps to review and revise
द स्टैंडर्ड्स इन द लाइट ऑफ सच चेंजेस, कि जो भी चेंजेज होते हैं, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे जो भी हम लोगों ने प्री डिटरमाइन स्टैंडर्ड सेट किए थे और जितना हम लोग अचीव किया उसमें किस तरीके के चेंजेज आते हैं, उन सबको भी वो देखता है। थर्ड वन इज़ मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, कि अगर हमें पता है कि हमें क्या अचीव करना है प्लस हमारा जो काम है उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा ही नहीं, क्योंकि सबको पता है कि हमें करना क्या है, किस तरीके से करना है, तो वहाँ पे कोई भी ट्रायल एंड एरर मेथड होगा नहीं, तो रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ होगा। सो कंट्रोलिंग by the process of controlling, a manager seeks to reduce wastage and spoilage of resources. Each activity is performed in accordance with predetermined standards and norms, कि जितने भी काम होते हैं पहले से सेट किए हुए नॉर्म्स के ऊपर चलते हैं, जो भी हमारे रूल्स हैं उनके ऊपर चल रहे हैं, तो वेस्टेज का कोई सवाल ही नहीं आता। नेक्स्ट वन इज़ इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन। सो अगर एम्प्लॉय पहले से जानता है कि उसे करना क्या है, किस तरीके से करना है, उसे सब कुछ पता है कि इसी रूल पे इसी प्रोसेस के थ्रू हमें जाना है, तो उस तरीके से उसका क्या होगा कि वो अच्छे तरीके से अपने आप को और अच्छा तरीके से प्रेजेंट कर पाएगा, क्योंकि उसे कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, सारे कन्फ्यूजन उसके दूर हो चुके हैं। तो एक तरीके से क्या होगा, उसका मोरल बूस्ट होगा, वो उसको मोटिवेट, एक तरीके से वो मोटिवेटेड फील करेगा कि उसका काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। सो अगर कंट्रोलिंग में क्या होता है कि सब कुछ जो भी ऑर्डर से पहले से हमें रूल्स भी पता है, हमें किस तरीके से चलना है, वो सारी चीज़ें अगर हमें पता है, एंड ऑल्सो हेल्प्स टू मिनिमाइज द डिसऑनेस्ट बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉय बाई कीपिंग अ क्लोज चेक ऑन देयर एक्टिविटीज़। तो कंट्रोलिंग के अंदर जितने भी ऑर्डर्स हैं, डिसिप्लिन है, उनके ऊपर एक चेक बना के रखते हैं कि वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। और इसी के अंडर में आता है कि कोई भी मैनेजर या फिर कोई भी एम्प्लॉय किस तरीके से काम कर रहा है, उनके ऊपर भी नज़र रखा जाता है, तो एक तरीके से डिसऑनेस्ट होने का कोई सवाल नहीं आता है। नेक्स्ट वन इज़ इट facilitating coordination in action. So controlling provides direction to all uh, efforts for achieving organizational goal. Each department and employee is governed by predetermined standard, कि सारे डिपार्टमेंट्स को पहले से ही पता है कि उनको क्या क्या चीज़ करना है, किस तरीके से काम करना है, कौन सा रूल फॉलो करना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो एक तरीके से अपने, किसी को ऐसा नहीं रहता है कि उस डिपार्टमेंट से हमें काम है तो हम और उनका और मेरा काम, दो डिपार्टमेंट के कामों के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं क्वेश्चन उठता है, क्योंकि सबको पता है कि हमको ये करना है और उस डिपार्टमेंट को ये करना है, तो एक तरीके से कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाता है वहाँ पे। अब बात करेंगे हम लिमिटेशंस की, लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। सो द फर्स्ट वन इज़ डिफ़िकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, कि ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग क्वांटिटेटिव, जब तक हम उसको क्वांटिटी में नहीं रखेंगे तब तक हम उसे चेक नहीं कर सकते। और किसी भी चीज़ को, अगर किसी भी स्टैंडर्ड को क्वांटिटी में सेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, कि बहुत सारी ऐसे, जैसे ऑनेस्टी हो गया, किसी एम्प्लॉय की ऑनेस्टी, वो कितना ऑनेस्ट है, इसको हम लोग क्वांटिटी में नहीं रख सकते। तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है कि हम हर चीज़ को क्वांटिटी में नहीं रख सकते और उसे कंपेयर नहीं कर सकते। सेकेंड इज़ लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, कि कंट्रोलिंग में तो सब कुछ आता है, लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, जैसे कि पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो गई, कोई और मानते हैं कि कोई और बिजनेस आ गया, कोई और एंटरप्राइज आ गया हमें कंपटीशन देने के लिए, तो उन सारी चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स को ये कंट्रोल नहीं कर पाता है। थर्ड वन इज़ रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़, रेसिस्टेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, की बहुत बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं, वो नई पॉलिसी आई, कुछ भी चीज़ें आई, मैनेजर ने कुछ भी बात कही और एम्प्लॉयज़ ने उसको रेजिस्ट कर दिया, उसको उसमें प्रॉब्लम्स ला दी, उसको मानने से इनकार कर दिया, तो वहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोलिंग का ये आ जाता है, कंट्रोल करना वहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, कि एम्प्लॉयज़ कुछ मानने को, कुछ सुनने को रेडी नहीं है, तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ कॉस्टली अफेयर। कॉस्टली अफेयर्स मीन्स कि ये बहुत ही महंगा पड़ जाता है कि एम्प्लॉयज़ को रखो, उनको बहुत ही टाइम टू टाइम
चेक बनाना, लाइक उनको सैलरी देना, फिर टाइम और एफर्ट्स दोनों खर्च होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ आता है कि स्मॉल इंटरप्राइज जो होते हैं इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ये कॉस्टली होता है, पैसे लगते हैं। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वहीं इसे इसको अफोर्ड कर सकती हैं। सो इट कैन नॉट जस्टिफाई द एक्सपेंस इन्वॉल्व। मैनेजर्स मस्ट इंश्योर दैट द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग एंड ऑपरेटिंग अ कंट्रोल सिस्टम शुड नॉट एक्सीड द बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम इट। कि एक मैनेजर को ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो पैसे उस कंट्रोलिंग प्रोसेस में लग रहे हैं उससे ज़्यादा ही हमको बेनिफिट होना चाहिए। कि ऐसा ना हो कि हम लोगों ने पैसा कंट्रोलिंग के प्रोसेस को करने में बहुत ज़्यादा लगा दिया और उससे हमें बेनिफिट बहुत कम हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ जो है वो मैनेजर को इंश्योर करना पड़ता है। नाउ कम ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। कि प्लानिंग जो क्या है हमारे मैनेजमेंट का सबसे फर्स्ट फंक्शन है, और कंट्रोलिंग जो है लास्ट तो नहीं कर सकते हैं लेकिन अभी बाद में आता है। उसके बाद फिर से हम लोग प्लानिंग को स्टार्ट करते हैं। तो क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के बीच? सो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट। इसे हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इसे पॉइंट में समझते हैं। सो दीज स्टैंडर्ड, अगर इसे देखें तो प्लानिंग में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्लान करते हैं। प्लान, अगर हम लोग प्लान ही नहीं करें तो हम लोग किसको कंट्रोल करेंगे? हम लोगों ने कुछ प्लान ही नहीं किया तो हम लोग कंट्रोल भी किसी चीज़ को नहीं कर सकते हैं। इसके जस्ट उल्टा, अगर हम लोगों ने प्लानिंग कर लिया, सपोज हमने प्लान कर लिया कि मुझे 12th क्लास में 95% चाहिए और मैंने उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं किया, मैंने उसके लिए कुछ मेजर्स ही नहीं लिए कि मुझे इतने घंटे पढ़ना चाहिए, ये चीज़ें करना चाहिए, तो फिर वो प्लानिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसलिए कहा जाता है कि दोनों में बहुत ही एक इनसेपरेबल रिलेशन है कि इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। प्लानिंग कंट्रोलिंग के लिए ज़रूरी है, कंट्रोलिंग प्लानिंग के लिए ज़रूरी है। सो जो चीज़ें जो भी हम लोग प्लानिंग करते हैं उसके ऊपर एक मॉनिटर करने के लिए कंट्रोलिंग की ज़रूरत पड़ती है, और कंट्रोलिंग ना हो तो प्लानिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता। सो प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। सिमिलरली कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। सो इफ़ द स्टैंडर्ड्स आर नॉट सेट इन एडवांस, मैनेजर हैव नथिंग टू कंट्रोल। हम लोगों ने कुछ प्लान ही नहीं किया तो हम किस चीज़ को कंट्रोल करेंगे? सो प्लानिंग इज क्लियरली अ प्री रिक्विजिट ऑफ फॉर कंट्रोलिंग। इट इज़ अटरली फुलिश टू थिंक दैट कंट्रोलिंग कुड बी अकम्प्लिश्ड विदाउट प्लानिंग। कि हम लोग कुछ प्लान ही नहीं किया और कंट्रोल किए जा रहे हैं, किस चीज़ को कंट्रोल करेंगे? So, planning seeks consistent, integrated, and articulated programs, while controlling seeks to compel event to conform to the plans. So, planning is basically an intellectual process involving thinking, articulation, and analysis to discover the prescribe and appropriate course of action for achieving objectives. But controlling checks whether the decision have been ट्रांसलेटेड इनटू डिजायर्ड एक्शन। कि जो भी हम लोगों ने डिसीजंस लिए हैं वो एक्शन में कन्वर्ट हुए कि नहीं। क्योंकि सिर्फ प्लान कर लेने से कोई मतलब नहीं है जब तक उसको हम एग्जीक्यूट ना करें, उस पर हम काम ना करें। सो वी कैन से प्लानिंग इज प्री स्क्रिप्टेड वेयर एज कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिव। हम उसमें इवेल्युएशन करते हैं, जांच करते हैं कि क्या सही था, क्या गलत था, कितना हम लोगों ने किया। सो प्लानिंग इज लुकिंग अहेड। कि हम लोग अपने प्लानिंग को क्या करते हैं, हमें आगे क्या अचीव करना है तो हम लोग फ्यूचर को देखते हुए प्लानिंग करते हैं। लेकिन कंट्रोलिंग क्या होता है, लुकिंग बैक। कि हम लोगों ने अभी तक क्या किया, वो किस तरीके से किया, उसमें क्या ड्रॉबैक है, क्या हम लोगों ने उसमें कमियां थी, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो प्लानिंग हम लोग फ्यूचर में देख करके करते हैं, और कंट्रोलिंग एक तरीके से पोस्टमार्टम में जो भी चीज़ें हम लोगों ने की है। सो प्लानिंग इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड एंड इट इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। On the contrary, controlling is like a postmortem of past activity। कि जो भी एक्टिविटी थी उसका पोस्टमार्टम करना कि किस तरीके से वो अच्छा हुआ या गलत हुआ, किस कारण से वो खराब हुआ, किस कारण से हम लोग अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाए, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। सो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर interrelated, in fact reinforce each other in the sense that प्लानिंग बेस्ड ऑन फैक्ट मेक्स कंट्रोलिंग ईजियर एंड इफ़ेक्टिव। कि जो भी फैक्ट्स होते हैं जिस पे भी हम लोग प्लान करते हैं उससे क्या होता है, कंट्रोल करना एक ईजी हो जाता है। उसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, कंट्रोलिंग
इम्प्रूव फ्यूचर प्लानिंग, कंट्रोलिंग के ही द्वारा तो हम लोग अपने फिर से नए प्लान को हम लोग शुरू करेंगे। कि मान के चलो कि हम लोगों ने 95% डिसाइड किया था, हमारा गोल था, और हमने अचीव किया 90%, तो हम किस कारण से हमारा 5% की कमी आई, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, फिर से अपनी नई प्लानिंग करना स्टार्ट करेंगे। कि ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम पूरे दिन में कितने घंटे इस सब्जेक्ट को देंगे, कितने घंटे इस सब्जेक्ट को देंगे। तो कंट्रोलिंग के ही द्वारा हम लोग को फिर से प्लान करने का जो बेस हमें मिलता है वो कंट्रोलिंग के द्वारा ही मिलता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंट्रोलिंग के प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। अब देखते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस को। तो सबसे पहला जो है जो प्रोसेस में सबसे पहला काम आता है, दैट इज सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। सेकेंड इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। थर्ड वन इज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड्स। एंड फोर्थ वन इज एनालाइजिंग डेविएशंस। एंड लास्ट वन इज टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। तो अब इन सबको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट वन इज सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। कि एक आपको स्टैंडर्ड सेट करना है कि कितना आप क्या अचीव करना चाहते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि गोल, अपना गोल सेट करना। जैसे कि हम लोगों ने, आप लोगों ने भी डिसाइड किया होगा कि मुझे 12th क्लास में कितना परसेंट ले करके आना है। सपोज़ कोई 80, कोई 90, कोई 95 सेट किया होगा। तो मान लेते हैं कि आपने 95% गोल सेट कर लिया। तो ये होता है आपका सेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ स्टैंडर्ड। सो स्टैंडर्ड आर द क्राइटेरिया अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस वुड बी मेजर्ड। So, standards serve as a benchmarks towards which an organization strive to work। कि वो सारी चीज़ें जिसको कि अचीव करने के लिए, वो स्टैंडर्ड, वो गोल जिसको अचीव करने के लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन अपना काम करती है। अब ये दोनों तरीके से हो सकता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव भी हो सकता है। तो कुछ एग्जांपल्स आपको ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है कि टर्म्स ऑफ लाइक स्टैंडर्ड सेट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट टू बी इनकर्ड, रेवेन्यू टू बी इनकर्ड, जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। लाइक क्वांटिटेटिव हो, क्वालिटेटिव लाइक कि हमें अपनी गुडविल को इम्प्रूव करना है, मोटिवेशन लेवल इम्प्रूव करना है अपने सारे एम्प्लॉयज़ का, तो वो सब क्वालिटेटिव आ जाती है। तो ये चीज़ हो गई। सेकंड स्टेप आता है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। कि हमने तो 95% अपना स्टैंडर्ड सेट कर लिया। अब उस स्टैंडर्ड, उस गोल को अचीव करने के लिए हमने बहुत सारा किया। कि हमने बहुत सारे अपने चैप्टर्स को बार बार रिवाइज भी किया, इतने बार टेस्ट भी दिए, ये सारी चीज़ें हमने बहुत सारे तरीके अपने। तो अब हमने जो टेस्ट दिया, सपोज हमने प्री बोर्ड दिया, तो प्री बोर्ड में मेरे कितने नंबर आए उसको मेजर करना। सो मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि हम लोगों ने एक्चुअल में कितना किया। वो तो मैंने जितना सेट किया वो तो मैंने एक्चुअल में किया नहीं, वो मैंने बस सेट किया हुआ है। एक्चुअली में मैंने कितना अचीव किया उसको मेज़र करना। तो ये आपका सेकंड स्टेप आता है। सो परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन एन ऑब्जेक्ट एंड रिलायबल मैनर। सो देयर आर सेवरल टेक्निक्स फॉर मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। दिस इंक्लूड्स personal observations, sample checking, performance reports, and etc. So, as far as possible, performance should be measured in the same unit in which their standards are set, as this would be make their comparison easier। तो जैसे कि आप लोगों ने ऐसे 95% आप लोगों ने किया है, तो उसी टर्म में उसको मेज़र करना जिससे कि कंपैरिजन ईजी हो जाए। So it is generally believed that the measurement should be done after task is completed। कि बहुत बार होता है कि हम टास्क को कंप्लीट करने के बाद उसको मेजर करते हैं, और बहुत बार होता है कि हम उसको साथ साथ मेजर करते हैं, कि हम उस टास्क को कंप्लीट भी कर रहे हैं और उसे साथ साथ मेजर भी करते जा रहे हैं। तो दोनों तरीका डिपेंड करता है कि हम कौन सा तरीका अपना सकते हैं। थर्ड वन इज़ कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड्स। अब क्या होता है कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था उसको अपने एक्चुअल, जो हमने एक्चुअली में जो हमने अचीव किया उससे कंपेयर करना। लाइक हमने सेट किया था 95% और हमने पाया 92%। हो सकता है कि मैंने 97% भी पा लिया हो। तो जो चीज़ मैंने एक्चुअली में जो अचीव किया उसको अपने जो मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था उसके साथ मेज़र करना, कंपेयर करना कि मैंने कितना, सपोज 93% हमको मिला, 95% से कितना डिफरेंस हुआ। तो इसको कंपेयर करना
थर्ड स्टेप आता है. सो this step involves comparison of actual performance with the standard, such as comparison will be reveal the deviation between actual and desired result, कि हम लोगों ने कितना सोचा था और कितना पाया. तो इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस आया वो हमको पता चल जाएगा. कि जैसे कि हम लोगों ने पता है कि हमें 3% का डिफरेंस आ रहा है. सो दैट रिवील द एक्चुअल रिजल्ट्स. कंपैरिजन बिकम्स ईजियर व्हेन स्टैंडर्ड्स आर सेट इन क्वांटिटेटिव टर्म्स. कि जैसे कि बताया कि हम लोग अगर क्वांटिटेटिव टर्म्स में सेट करते हैं तो वो ईजी हो जाता है हमें अपने सारे मेजर्स को अपने डेविएशंस को मेजर करने का. सो फोर्थ वन इज एनालाइजिंग डेविएशन. कि अब जो डेविएशन आया उसको एनालाइज करना कि आखिर ये मेरे 3% क्यों कम हुए, किस कारण से कम हुए, इसका रीज़न क्या हो सकता है. क्या मैंने किस चीज़ की मेरी तैयारी में किस चीज़ की कमी रह गई कि मेरे 3% कम आ गए. तो अब ये होता है कि दो टाइप का होता है. कि एक होता है एक्सेप्टेबल, कि चलो 3% का हुआ, चलो हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया. और एक होता है कि अनएक्सेप्टेबल, कि जिसे हम लोग एक्सेप्ट ना कर सके. कि हम लोगों ने 95% सेट किया था और मिला मुझे 70%, तो काफ़ी गैप हो गया. तो यही होता है कि जो रेंज होता है उस रेंज के भीतर अगर मेरा सपोज 95 सेट किया है तो 93 to 97 आ गया तो ओके, लेकिन 70 आ गया तो ये ओके नहीं है. तो इसके लिए अब कुछ टर्म्स दिए गए हैं कि कितना किस पे हमें फोकस करना चाहिए, कितना हमारा डेविएशन काम चल सकता है, कितना डेविएशन हमारा काम नहीं चल सकता है. तो इसको दो ये पार्ट्स में डिवाइड किया. फर्स्ट वन इज़ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल. सो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल को या फिर क्रिटिकल की रिजल्ट एरिया भी कह सकते हैं. सो ये पॉइंट ये कहता है कि कंट्रोल शुड फोकस ऑन द की रिजल्ट एरिया विच आर क्रिटिकल टू सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. की फोकस उस पर सपोज कि मेरा फोकस, हम लोगों का फोकस क्या रहता है, हमारे 5 सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट रहते हैं उनमें हमारा बहुत ही अच्छा नंबर आना. कि हमारा अगर अकाउंटेंसी में नंबर अच्छा आया है, मतलब कि अकाउंटेंसी बिजनेस एंड हमारा मैथ्स जो भी सब्जेक्ट है उसमें अच्छे मार्क्स हैं तो चलो कोई बात नहीं. म्यूज़िक में अगर कम वगैरह भी आ गया तो कोई उसको उतना ध्यान नहीं देता है, कोई केयर नहीं करता, क्योंकि हम लोग उसे इंक्लूड नहीं करते हैं उतना. तो वही यहाँ पे ये करता है कि जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, अगर हमारा अकाउंटेंसी में कम नंबर आ गया तब तो हमें फोकस देने की ज़रूरत है, वहाँ पे हमें बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है. वहीं अगर म्यूज़िक वगैरह में कम आ गया तो फिजिकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे हम लोग ठीक कर लेंगे. तो वहीं कहते हैं कि जहाँ पे हमको ध्यान देने की ज़रूरत है उस एरिया में हमें बहुत ही फोकस करना चाहिए. सेकंड ये कहता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. अब यहाँ पे एक बहुत ही फेमस बात कही हुई है कि अगर हम लोग सारी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहेंगे तो हम लोग किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, किसी चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए कहते हैं कि मैनेजर को वही चीज़ें अपने कंट्रोल में रखनी चाहिए कि जो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. बाकी जो छोटा मोटा चीज़ें उसे अपने जूनियर्स को दे देना चाहिए, उससे वो हैंडल कर लेंगे. तो वही कहते हैं मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन, कि कंट्रोल एक्सेप्शनल एरिया को करो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. सारे एरिया को कवर करना चाहोगे तो कुछ भी चीज़ नहीं हो पाएगा. सो is an uh, is an attempt it is an important principle of management control based on the belief that an attempt to control everything result in controlling nothing. Thus only significant deviation which go beyond permission beyond the our desired limit. तो उसे हमें क्या करना होगा कि वहाँ पे हमें बहुत ही फोकस, बहुत ही अटेंटिव होना पड़ेगा वहाँ पे. सो इट इज़ नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेविएशन. कि उस डेविएशन को ठीक करने के लिए हमें बहुत सारे मेजर्स को लेने पड़ेंगे. तो उस डेविएशन के एग्जैक्ट रीज़न को हमें पता करना होगा कि आखिर कारण क्या था, हमें 93% क्यों आए या फिर 70% क्यों आए. क्या मैंने अच्छे से अपने चैप्टर्स को रिवाइज़ नहीं किया था, या फिर बहुत कारण हो सकता है. तो उस कारण को ढूंढना. सो द लास्ट वन इज़ टेकिंग करेक्टिव एक्शंस. कि अब उस जिस कारण से हमारा डेविएशन है, जो डिफरेंस आया, उसके लिए हमें एक सही एक्शन को लेने की ज़रूरत होती है. सो द फाइनल स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन. सो व्हेन द डेविएशन गो बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल रेंज. की जैसे मैंने कहा कि बियॉन्ड कि 93 to 97% आया, इट्स ओके.
काम चल सकता है, लेकिन 70% आ गया तो इसे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी. सो स्पेशली इन द इम्पॉर्टेंट एरिया इट डिमांड्स इमीडिएट मैनेजेरियल अटेंशन सो दैट डेविएशन डू नॉट अकर अगेन. कि अगर हमारा एक्सेप्टेबल रेंज से अगर बाहर चला जाता है तो हमें मैनेजर को बहुत ही अटेंटिव होना पड़ेगा और उस एरिया में उसे फोकस देने की ज़रूरत होगी. सो करेक्टिव एक्शन माइट इन्वॉल्व ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय. अब ये किसी भी तरीके से, सपोज हम लोगों ने डिसाइड किया था कि 20% अपना सेल बढ़ाना है और हमारा सेल 10% से बढ़ा, तो इसका कारण क्या हुआ, क्यों हमारा इतना डेविएशन आ गया. तो हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ की कमी हुई होगी, एम्प्लॉयज़ अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे होंगे. तो उस हिसाब से अगर एम्प्लॉय अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो उनको ट्रेन करो, उनको मोटिवेट करो, कुछ इंसेंटिव्स दो ताकि वो अच्छे से काम कर सकें. तो इस तरीके से बहुत सारे काम, अगर एम्प्लॉयज़ की कमी हो रही है तो नए एम्प्लॉयज़ को हायर करो. तो बहुत सारे जो भी जिस तरीके की डिमांड होगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमें उस तरीके के मेजर्स लेने पड़ेंगे. सो अब यहाँ पे दिए सब एग्जाम्पल्स ऑफ करेक्टिव एक्शंस. इस बॉक्स में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि किस तरीके का हमारा कैसा डेविएशन होगा तो हमें क्या करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे. फर्स्ट, डिफेक्टिव मटेरियल. कि अगर हमारा डिफेक्टिव मटेरियल निकल जाता है, कि हमारा बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया, कि हम इतनी क्वालिटी में, सपोज हम एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना चाहते थे लेकिन उसका क्वालिटी बहुत ही, हम जितना सोचे थे उससे बहुत ही ख़राब रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा. सो द चेंज द क्वालिटी स्पेसिफिकेशन फॉर द मटेरियल यूज़. कि हम लोग जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को चेंज कर देते हैं. सेकंड इज़ डिफेक्टिव मशीनरी. अगर डिफेक्टिव मशीनरी है तो मशीनरी को चेंज कर दो, उसको रिप्लेस कर दो. थर्ड वन इज़ ऑब्सोलेट मशीनरी. कि ऑब्सोलेट हो रही है, सो अंडरटेक कि वो पुरानी हो गई तो नए लेकर के आ जाओ, उसको अपग्रेड करो. फोर्थ वन इज़ डिफेक्टिव प्रोसेस. अगर प्रोसेस ही डिफेक्टिव है तो अपने प्रोसेस को चेंज कर दो, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लाओ. फिफ्थ वन इज़ डिफेक्टिव फिजिकल कंडीशन ऑफ वर्क. सो इम्प्रूव द फिजिकल कंडीशन ऑफ वर्क. सबके कुछ ना कुछ एक्शंस लिए जा सकते हैं. तो अब मैनेजेरियल कंट्रोल के कुछ टेक्निक्स को हम लोग पढ़ लेते हैं. तो टेक्निक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया. फर्स्ट वन इज़ ट्रेडिशनल टेक्निक्स एंड नेक्स्ट इज़ मॉडर्न टेक्निक्स. तो पहले ट्रेडिशनल टेक्निक्स को देख लेते हैं. तो ट्रेडिशनल टेक्निक्स क्या होती हैं, जो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी बहुत ही लंबे समय से यूज़ करती आ रही है, पिछले बहुत टाइम से यूज़ करती हुई आ रही है, और ये बहुत पहले से यूज़ किया जा रहा है, कि बहुत ही पुरानी टेक्निक्स हैं. अब इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये सब अभी तक ऑब्सोलेट नहीं हुई है. ऐसा नहीं कि ख़त्म कर दी, ये अभी भी इसको यूज़ किया जाता है. ट्रेडिशनल का मतलब ये नहीं कि उसे अब यूज़ करना बंद कर दिएगा, अभी भी वो यूज़ में लाई जाती हैं. इसको फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. पर्सनल ऑब्जर्वेशन, स्टैटिकल रिपोर्ट्स, ब्रेक इवन एनालिसिस एंड बजटरी कंट्रोल. उसके बाद मॉडर्न टेक्निक्स है, कि मॉडर्न टेक्निक्स क्या होती है जो अभी कुछ रिसेंट टाइम से यूज़ में लाया जा रहा है. एंड कंपेरेटिवली न्यू इन मैनेजमेंट लिटरेचर, की थोड़ा मैनेजमेंट के लिए नया है. एंड दीज टेक्निक्स प्रोवाइड रिफ्रेशिंगली न्यू थिंकिंग ऑन द वे इन विच वेरियस आस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कंट्रोल. की कुछ नए नए आइडियाज़ देती हैं किस तरीके से, और पुरानी वाली तो थी, उसमें कुछ और नया भी ऐड कर दिया गया. तो नए में आपका आ जाएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेशियो एनालिसिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, मैनेजमेंट ऑडिट, PERT, CPM. ये भी क्या होता है, इसे हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो पहले हम लोग ट्रेडिशनल टेक्निक्स को पढ़ लेते हैं. सो ट्रेडिशनल टेक्निक्स में 4 पार्ट्स थे, जैसे हम लोग देखा था. पर्सनल ऑब्जर्वेशन, स्टैटिकल रिपोर्ट्स, ब्रेक इवन एनालिसिस एंड बजटरी कंट्रोल. तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन को सबसे पहले देखते हैं. तो दिस इज़ द मोस्ट ट्रेडिशनल मेथड, कि सबसे पुराना मेथड आपका पर्सनल ऑब्जर्वेशन ही होता है. बिकॉज पर्सनल ऑब्जर्वेशन से क्या होता है कि मैनेजर को पर्सनली सबको ऑब्जर्व करना होता है, सबकी चेकिंग करनी होती है. अब इससे क्या होता है कि एक एम्प्लॉयज़ के बीच एक प्रेशर की तरह आ जाता है, और वो अच्छे से काम करते हैं क्योंकि उनको पता है कि मैनेजर पर्सनली सबको चेक कर रहा है, तो सबको बहुत ही अच्छे तरीके से काम करना होता है. अब इसमें कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं, लाइक ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है. टाइम कंज्यूमिंग
मीन्स कि अब एक मैनेजर है तो उसको पर्सनली सबको चेक करना है, तो टाइम तो लगेगा ही, तो इसलिए टाइम कंज्यूमिंग है। एंड इट कैन नॉट इफेक्टिवली बी यूज इन ऑल काइंड ऑफ जॉब, कि हर जगह इसे यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक मैनेजर तो सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकता, सारी चीज़ों को पर्सनली ऑब्जर्व नहीं कर सकता, तो इसीलिए इसके ये लिमिटेशंस में आती हैं कि हर जगह इसको यूज़ नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज़ स्टैटिकल रिपोर्ट्स। अब इसमें आता है कि आप हमें कुछ एवरेज लाइक परसेंटेज वगैरह ले करके उस पर ले करके मैनेजर किसी भी चीज़ को कंट्रोल करेगा। तो इसमें आपका जैसे दिया हुआ है कि एवरेज आएगा, परसेंटेज आएगा, रेशियो आएंगे, कोरिलेशंस आएंगे। सो प्रेजेंट यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजर रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन वेरियस एरियाज। सो such information when presented in the form of maybe chart, graphs, tables, तो इससे क्या होता है कि कंपेयर करना और आसान हो जाता है। अगर कोई भी चीज़ अगर हमें परसेंटेज में दिया हो या फिर ग्राफ में पूरा क्लियरली दिया हो तो हमें कंपेयर करना काफ़ी आसान हो जाता है। थर्ड वन इज़ ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है कि इसमें आपका इंटर रिलेशनशिप दिखाया जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट के बीच। अब सो इट इज़ ऑल्सो, इसीलिए हम लोग इसको कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी कहते हैं। सो इट डिटरमाइंस द प्रॉफिटेबल प्रॉफिट एंड लॉस एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी, कि डिफरेंट लेवल पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रॉफिट हो रही है या फिर क्या लॉस हो रहा है, इसको बताता है। सो अगर हम फॉर्मूला को देखें तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है कि जैसे कि हम लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़े होंगे, वैसे ही सेम यहाँ पे भी है कि टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट जहाँ पे इक्वल हो जाएगा, जहाँ पर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, हमारा टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू हमारे टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा, मतलब कि हमें ना ही प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ। अगर इससे थोड़ा सा हम लोग अगर इधर जाते हैं तो लॉस होगा, जो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहेगी। वो हमेशा चाहेगी कि इससे इस साइड ही हमारी प्रोडक्शन हो। सो ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे कि हमें ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। सो इट इज़ यूजफुल टेक्निक फॉर द मैनेजर एज इट इज़ हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग प्रॉफिट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी, की डिफरेंट लेवल पे उसको क्या प्रॉफिट होगा, हम कितना प्रोडक्शन करेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, ये सब कुछ मैनेजर को इससे पता लगता है। तो इसीलिए ये काफ़ी हेल्पफुल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर के लिए। तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट की जितनी हमने कॉस्ट फिक्स की हुई है एंड डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, कि हम पर यूनिट कितने प्राइस में उसको सेल कर रहे हैं, माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो अगर हम इस फिगर को फिर से देखें तो यहाँ पे हमारा क्या दिखा रहा है, ये पूरा पार्ट हमारा लॉस शो कर रहा है और ये पूरा पार्ट हमारा प्रॉफिट शो करता है, और ये है हमारा, ऐसे कर सकते हैं कि जीरो, वेयर टी आर इज इक्वल टू टी से, टी आर मीन्स कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। सो अब इसका क्या बेनिफिट है, बेनिफिट्स को भी देख लेते हैं ब्रेक इवन में। सो it helps in estimating profits at different level of activity, and it helps in determining the minimum sales volume at which costs are, we can say, fully covered. Third one is by separating fixed cost and variable cost, it enables management to exercise control over various expenses. So, and it provides information helpful in decision making. Now the fourth one is budgetary control. बजटरी कंट्रोल तो ये एक ऐसी टेक्निक है, बजटरी कंट्रोल एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मैनेजर क्या करता है, मैनेजर जितने भी उसके ऑपरेशंस होते हैं उसको एडवांस में ही उसको प्लान कर लेता है, एंड एक्चुअल रिजल्ट आर कंपेयर्ड विथ बजटरी स्टैंडर्ड्स, कि पहले से प्लान कर लेता है और जितना उसने पाया, ऐसे कर सकते हैं, उसको कंपेयर करता है। इससे क्या होता है, इट रिवील्स द नेसेसरी एक्शन टू बी टेकन सो दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स आर अकम्प्लिश्ड, कि कंपेयर करेंगे तो हमें और कैसे मेजर्स लेने चाहिए उसको इम्प्रूव करने के लिए, वो सारी चीज़ें हमें पता लगती है।
सो अब बजट इज़ अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, कि क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होता है, इसमें नंबर्स इंक्लूड होते हैं, फॉर अ डेफिनेट फ्यूचर पीरियड ऑफ अ टाइम for the purpose of obtaining a given objective. So it also a statement which reflect the policy of that particular period, कि एक particular period के लिए होता है, जिसमें कि हम लोग फिगर्स को, जो टाइम होता है, उन सबको हम लोग पहले ही तय कर लेते हैं। अब बहुत सारे टाइप के बजट हो सकते हैं, तो यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। सेल्स बजट, सेल्स बजट होता है कि जितने भी हमारे, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कितना वो एक्सपेक्ट करती है सेल करने के लिए, उसकी अगर हम क्वांटिटेटिव वैल्यू निकालें तो वो सेल्स बजट हो जाएगी। प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन बजट अ स्टेटमेंट ऑफ व्हाट अ ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स टू प्रोड्यूस इन अ बजट पीरियड, कि वो कितना प्लान कर रही है प्रोड्यूस करने के लिए, 10,000 यूनिट या फिर 1,000 यूनिट, जितना भी वो प्रोडक्शन करना चाहती है वो इस बजट में आता है। मटेरियल बजट, मटेरियल बजट की वो लाइक अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड क्वांटिटी एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, कि हम कितनी क्वांटिटी में, सपोज हमें जो भी चीज़ प्रोडक्शन करना है उसके लिए हमें कोई ना कोई रॉ मटेरियल चाहिए, तो हम रॉ मटेरियल कितनी क्वांटिटी में लाएंगे और कितने प्राइस पर लाएंगे, वो चीज़ देखना है। कैश बजट में एंटिसिपेटेड कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो फॉर द बजट पीरियड, उस बजट पीरियड में मेरा कितना पैसा जा रहा है और कितना आ रहा है। जा रहा है मीन्स मेरा कितना खर्च हुआ, कितना मेरी इनकम हुई। कैपिटल बजट एस्टिमेटेड स्पेंडिंग ऑन मेजर लॉन्ग टर्म एसेट्स लाइक न्यू फैक्ट्री और मेजर इक्विपमेंट्स, की कैपिटल बजट में आता है कि उसमें कि हम कितना खर्च करें अपने मशीन्स के ऊपर, या फिर कोई भी न्यू एसेट्स हम खरीद रहे हैं, लैंड बिल्डिंग जो भी चीज़ें खरीद रहे हैं उसमें हम कितना खर्च करेंगे। नेक्स्ट वन इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट। सो इन दिस एस्टिमेटेड स्पेंडिंग फॉर द डेवलपमेंट और रिफाइनमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, कि हम उसे कितना खर्च करेंगे, हम अपने डेवलपमेंट वगैरह पे, हमारी कंपनी डेवलप करे उस पर हम कितना खर्च करेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो अब इसके एडवांटेज को देख लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज बजटिंग फोकस ऑन स्पेसिफिक एंड टाइम बाउंड टारगेट एंड दस हेल्प इन अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, कि अगर हमें टाइम भी पता हो किस तरीके से काम करना है और हमें करना क्या है, अगर ये सारी चीज़ें हमें पता हो तो हम आसानी से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज बजटिंग इज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज हु नोज द स्टैंडर्ड गिवन अगेंस्ट विच देयर परफॉर्मेंस विल बी अप्रेज्ड, कि उन्हें पहले से पता है कि सपोज हमें 10 यूनिट्स पर डे, अगर उन्हें 10 यूनिट्स पर डे प्रोड्यूस करना है, अगर एक एम्प्लॉय को, अगर वो उतना अचीव कर लेता है तो एक तरीके से उसके अंदर मोटिवेशन आ जाए कि हाँ, मैं जितना कि स्टैंडर्ड सेट किया गया है मैं उतना अचीव कर ले रहा हूँ, तो एक तरीके से उन्हें मोटिवेशन उनके अंदर आएगा। थर्ड वन इज बजटिंग हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हमें पहले से पता है कि करना क्या है, कितना हमें यूज़ करना है रिसोर्सेज को, तो रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज बजटिंग इज ऑल्सो यूज फॉर अचीविंग कोऑर्डिनेशन अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि बजटिंग से क्या होता है कि जैसे कि अगर एग्जाम्पल लें तो सेल्स डिपार्टमेंट ने अगर ये एस्टिमेट किया है कि इस बार मुझे 5 लाख यूनिट सेल करना है, और प्रोडक्शन यूनिट जो है वो कोऑर्डिनेट ही नहीं करना चाहते, वो बोलते हैं कि हम तो प्रोड्यूस ही करेंगे 4 लाख, तो उस अब क्या वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। तो बजट से क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करता है। Next one is it facilitate management by exception by addressing on those operations which deviate from budget standard in a significant way, कि बजट से क्या होता है, हमें सब कुछ पता चलता है कि कितना किस में हमें बजट अपना देना है। इससे क्या होता है कि हमें ये पता चलता है कि जो हमारा बहुत ही क्रिटिकल एरिया है या फिर जहाँ पे हमें फोकस देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहीं पे फोकस करें, हर जगह हमें फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। सो the effectiveness of budgeting depends on how accurately estimated have been made about the future. So flexible budget should be prepared which can be adopted if forecasted about future turn out to be different. तो एक हमें फ्लेक्सिबल बजट बनाना होगा कि अगर बाई चांस फ्यूचर में कुछ ऐसे हो जाता है जैसे कि जिसे हम लोगों ने कभी प्रेडिक्ट भी नहीं किया था, तो उसके हिसाब से हम अपने बजट को शिफ्ट भी कर सकें, उसे चेंज भी कर सकें।
नाउ कम ऑन द मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक्स। तो मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक्स में हमने बहुत सारे पढ़े थे, लाइक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और भी बहुत सारे थे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये होता है कि हम लोगों ने जहाँ भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अपने पैसों को जहाँ पे भी इन्वेस्ट किया, उस पैसों का अच्छे तरीके से, अब इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो सकता है, तो उस इन्वेस्टमेंट का अच्छे तरीके से यूज़ हो रहा है कि नहीं, उस रिसोर्स का अच्छे से यूज़ हो रहा है कि नहीं, वो चीज़ देखना। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ यूजफुल टेक्निक विच प्रोवाइड द बेसिस यार्ड स्टिक फॉर मेजरमेंट वेदर और इन्वेस्टेड कैपिटल हैज़ बीन यूज्ड इफेक्टिवली फॉर जनरेटिंग रीजनेबल अमाउंट ऑफ रिटर्न, कि हमको उस इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न मिल रहा है, कितना फ़ायदा मिल रहा है, वो चीज़ देखना। इससे क्या होता है कि हम पूरे ओवरऑल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कि नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। सो नेट इनकम बिफोर और आफ्टर टैक्स में बी यूज फॉर मेकिंग कंपैरिजन। सो टोटल इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग बोथ वर्किंग एज वेल एज फिक्स्ड कैपिटल, कि वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल दोनों को इसमें ऐड की जाती है। अब हम लोग अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को दो तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। या तो हम पहला क्या कर सकते हैं कि हम क्या करें कि आइदर अपने सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करा दें, कि अपने सेल्स हम बढ़ा दिए, और अगर हम अपने सेल्स को नहीं बढ़ा सकते हैं तो हम क्या करें कि जो भी हमारे बाय टोटल इन्वेस्टमेंट है उसको हम लोग क्या करें, रिड्यूस कर दें विदाउट हैविंग एनी रिडक्शन इन सेल्स वॉल्यूम, कि हम अपने सेल्स वॉल्यूम को कम ना करें और अपने इन्वेस्टमेंट को कम कर दें। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड टॉप मैनेजमेंट एंड effective measure to control for measuring and comparing performance of different departments. Next one is ratio analysis. So ratio analysis क्या होता है? It refers to analysis of financial statement through computation of ratio, कि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेशियो के द्वारा बहुत सारे रेशियोज के द्वारा कंपेयर कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे टाइप के आते हैं, लाइक लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो। तो इनको हम लोग एक एक करके देखते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो ये होता है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के लिए, कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो शॉर्ट टर्म में इंसॉल्वेंट तो नहीं हो रही है, वो अपने डे टू डे जो भी उसके खर्च है उसको अच्छे से वो इनकर तो कर रही है कि नहीं। एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका करंट रेशियो, क्विक रेशियो। सेकेंड वन इज़ सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में क्या होता है, रेशियो विच आर कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को डिटरमाइन करने के लिए कहते हैं कि कहीं लॉन्ग टर्म में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और उसकी सर्विस, लाइक दिस रेशियो डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू सर्विस इन इनडेटनेस। एग्जाम्पल में अगर हम लोग ले लें तो आपका हो जाएगा डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये सारी चीज़ें आएंगी। थर्ड वन इज़ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। So these ratios are calculated to analyze the profitability position of a business, such ratio involves analysis of profit in relation to sales, or we can say capital employed. Example है gross profit ratio, net profit ratio, return on investment भी इसी का एक एग्जाम्पल आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज टर्नओवर रेशियो। सो टर्नओवर रेशियो आर कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द इफ़िशियंसी ऑफ ऑपरेशन, कि कितने इफ़ेक्टिवली तरीके से हमारे जितने भी ऑपरेशंस है वो कितने इफ़ेक्टिव है, इसको चेक करता है। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हम अपने रिसोर्सेज को कितने अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं। अगर हायर टर्नओवर होगा मतलब कि हम बहुत अच्छे तरीके से अपने रिसोर्सेज की यूज़ कर रहे हैं। एग्जांपल ले तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ये सारी चीज़ें इसकी एग्जांपल्स में आ जाएंगी। नेक्स्ट आपके आते हैं टॉपिक पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है? So it is a system of accounting in which different sections, divisions, departments of an organization are set up as a responsibility centers, कि different centers को एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। एक एक करके देखते हैं कौन कौन से सेंटर्स हैं।
फर्स्ट वन इज कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर में क्या हो जाता है, अ कॉस्ट और एक्सपेंस सेंटर इज अ सेगमेंट, ये एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे मैनेजर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि जितने भी कॉस्ट इनकर्ड होंगे, जितने भी कॉस्ट लगेंगे इन इन दिस सेंटर, लेकिन कोई भी रेवेन्यू इसमें नहीं हम लोग इंक्लूड करेंगे, जितने भी इसमें हमारे खर्च होंगे वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करेंगे। एग्जाम्पल अगर ले तो इन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन वो सारी खर्च वाली ही हैं कि वो सब जितने भी रॉ मटेरियल को यूज़ करती हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट वन इज़ रेवेन्यू सेंटर। रेवेन्यू सेंटर एक ऐसा सेगमेंट होता है विच इज़ प्रीमियरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेटिंग रेवेन्यू, कि ऑर्गेनाइजेशन का वो सेंटर जिससे हमारा वो सारे सेंटर्स जिससे कि हमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, लाइक मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हमें क्या होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, ये इस कैटेगरी में आ जाएगा। थर्ड वन इज़ प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर वो सेगमेंट होता है उस मैनेजर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ रेवेन्यू एंड कॉस्ट। उसके मैनेजर को दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, रेवेन्यू की भी और कॉस्ट की भी। नेक्स्ट वन इज़ इन्वेस्टमेंट सेंटर। इन्वेस्टमेंट सेंटर में आपका आ जाएगा इज़ रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली फॉर प्रॉफिट बट ऑल्सो फॉर इन्वेस्टमेंट मेड इन द सेंटर इन द फॉर्म ऑफ एसेट, कि जितने भी अलग अलग सेंटर में हमने एसेट्स लगाए हैं उन सब की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्टमेंट सेंटर के अंदर में ही आती है। अब आते हैं टॉपिक मैनेजमेंट ऑडिट। तो मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, सो इट रेफर्स टू सिस्टमैटिक अप्रेजल ऑफ द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के ओवरऑल परफॉर्मेंस को अप्रेज करना, उसको उसकी जांच करना, ये सारी इसमें आती हैं। अब इसमें क्या क्या हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं और ये क्या किस तरीके से हेल्पफुल होता है, तो ये इसका मेन पर्पस होता है टू रिव्यू द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट एंड टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस इन फ्यूचर पीरियड। एडवांटेज की बात करें तो इट हेल्प्स टू लोकेट प्रेजेंट एंड पोटेंशियल डिफिशियंसी इन द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज इट इम्प्रूव द कंट्रोल सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि अगर हम परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं तो हमारे कंट्रोल सिस्टम को ये क्या करेगी, इम्प्रूव करेगी। जितना ज़्यादा अगर हम चेक करते रहेंगे, रेगुलर बेसिस पे अगर हम चेकिंग करते हैं तो कहाँ कहाँ कमी आ रही है, उस कमी को हमेशा रेगुलर बेसिस पर हम लोग इम्प्रूव करते रहेंगे तो एक तरीके से इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। थर्ड वन इज़ इट इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन इन द फंक्शन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, कि हम अगर अच्छे तरीके से हम ऑडिट करते रहेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट से किस तरीके से हेल्प चाहता है या हेल्प उसको चाहिए, वो सारी चीज़ें पता लगेंगी। फिर उनके बीच कोऑर्डिनेशन बैठाने में एक तरीके से बहुत ही आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ इट इंश्योर्स अपडेटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग मैनेजरियल पॉलिसीज़ एंड स्ट्रैटेजी इन द लाइट ऑफ इन्वायरमेंटल चेंजेस, कि जितने भी अपडेटिंग अगर हम रेगुलर बेसिस पर हम ऑडिट करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे, तो ये इंश्योर करता है अपडेटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग मैनेजरियल पॉलिसीज़ एंड स्ट्रैटेजीज़ की इन्वायरमेंटल चेंजेस के अनुसार उसे क्या चेंज करना चाहिए, एक मैनेजर को क्या क्या चेंजेस करना चाहिए, वो सारी चीज़ें उसे पता लगते रहता है। इसके प्रॉब्लम्स को बात करें तो प्रॉब्लम्स को देखें तो हम हर चीज़ को हम एक स्टैंडर्ड में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। सो देयर आर नो स्टैंडर्ड टेक्निक्स फॉर मैनेजमेंट ऑडिट, और कोई भी एक कह सकते हैं ना कि कोई स्टैंडर्ड टेक्निक नहीं है कि हाँ मुझे इसी तरीके से ऑडिटिंग करनी चाहिए। और एक चीज़ ये भी है कि किसी भी लॉ के अंडर में ये नहीं कहता है, कोई भी लॉ ये नहीं कहता है कि आपको मैनेजमेंट ऑडिटिंग करनी ही चाहिए, लेकिन इसे हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर मैनेजर को करना चाहिए, क्योंकि इससे ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ती है। अब आते हैं PERT एंड CPM। PERT क्या होता है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, एंड CPM इज़ क्रिटिकल पाथ मेथड। So these are important network techniques useful in planning and controlling.
In both planning and controlling, both these techniques are especially useful for planning, scheduling and implementing time bound project. तो इन सब चीज़ों में यूज होता है. दीज टेक्निक्स डील्स विद टाइम शेड्यूलिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन. इसको हमको जब आप अपने टाइम को देखते हैं कि किस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, कौन सा टाइम किस चीज़ के लिए सबसे कहे कि अच्छा होगा, और रिसोर्स को किस तरीके से एलोकेट करना है, इन सब चीज़ों में बहुत हेल्पफुल करता है. तो अब PERT में क्या क्या, PERT और CPM दोनों में शॉर्ट फॉर्म है, तो इन दोनों में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसे देखते हैं. सो द फर्स्ट वन इज द प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ क्लियरली आइडेंटिफाइबल एक्टिविटीज़ विच आर देन अरेंज्ड इन अ लॉजिकल सीक्वेंस. की जितने भी आपके प्रोजेक्ट है उसको आप डिवाइड कर दो नंबर्स में, बस यही है. अ नेटवर्क डायग्राम इज प्रिपेयर्ड टू शो द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी, द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द टर्मिनेटिंग पॉइंट. कि आप एक डायग्रामेटिक वे से दिखा दो, क्योंकि डायग्राम से किसी को भी बहुत जल्दी से सब कुछ क्लियर हो जाता है. कि अगर हमारे पास कोई मैप है तो हम उससे कोई भी, अगर हमें रोड वगैरह या फिर कोई भी रास्ता जानना है तो हम उसे बहुत अच्छी तरीके से अपने माइंड में उस मैप को अच्छी तरीके से हम लोग याद कर लेते हैं. तो इसीलिए कहा था कि एम्प्लॉयज़ के लिए भी और मैनेजर्स के लिए, दोनों के लिए ये हेल्पफुल रहेगा. सो टाइम एस्टिमेटेड आर प्रिपेयर्ड फॉर ईच एक्टिविटी. कि एक टाइम आपको सेट कर देना चाहिए, ऐसा नहीं कि जिसको जितना मन उतने टाइम में उसको कंप्लीट कर रहा है, नहीं. सो PERT रिक्वायर्स द प्रिपरेशन ऑफ 3 टाइम एस्टिमेट: ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली. तो ऑप्टिमिस्टिक होता है कि शॉर्ट एंड टाइम, कि शॉर्टेस्ट टाइम होता है कि थोड़े समय के लिए. पेसिमिस्टिक होता है लॉन्गेस्ट टाइम, कि हम लोग बहुत दूर तक का सोच रहे हैं. एंड मोस्ट लाइकली टाइम तीसरा होता है. इन द CPM only one time estimated to is prepared. In addition, CPM also required making cost estimate for completion of project. कि cost estimate कर लेता है वो. द लॉन्गेस्ट पाथ इन द नेटवर्क इज़ आइडेंटिफाइड एज अ क्रिटिकल पाथ. जो सबसे लॉन्गेस्ट होता है, क्योंकि वो बहुत लंबा होता है. अगर एक बार हम उसे चूज़ कर ली, फिर उसी पे हमें चलना होगा, तो उसे हम उस पाथ को चुनने के लिए, मीन्स कि वो डिसीजन लेने के लिए हमें बहुत सोचना पड़ेगा. क्योंकि एक बार अगर हम उस पर स्टार्ट कर दिए, उस पर काम करना स्टार्ट कर दिए, फिर से उसे हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं. तो इसीलिए उसे क्रिटिकल कहा गया है. सो इट रिप्रेजेंट्स द सीक्वेंस ऑफ दोज एक्टिविटी विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर टाइमली completion of the project and where no delays can be allowed with delaying the entire project. कि ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे कि हम लोग तुरंत बहुत समय के लिए हम लोग उस प्रोजेक्ट को करने वाले हैं, प्लस अगर उसे एक बार हम लोग स्टार्ट कर देते हैं तो फिर से वापस हम वहाँ से मुड़ नहीं सकते हैं. नाउ द लास्ट वन इज इफ़ रिक्वायर्ड द प्लान इज़ मॉडिफाइड सो दैट एग्जीक्यूशन एंड टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इज़ अंडर कंट्रोल. कि अगर टाइमली कंप्लीट हो जाएगी तो वो सब कुछ कंट्रोल में रहेगा, उसको हम उस तरीके से मॉडिफाई कर सकते. इस तरीके से हमें अपने प्लान को मॉडिफाई करना चाहिए कि उसे हम कंट्रोल भी कर सकें. ऐसा नहीं कि हम अपने प्लान को तो मॉडिफाई कर दे लेकिन हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं. सो PERT एंड CPM आर यूज extensively in areas like shipbuilding, construction project, aircraft manufacturing. These are the examples. Now the next topic is management information system. शॉर्ट में इसे MIS भी कहा जाता है. is computer based information system that provide information and support for effective managerial decisions. कि अब कोई भी मैनेजर है, उसे किसी भी तरीके का डिसीजंस लेना है, तो वो डिसीजन कब लेगा? जब उसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन रहेगी, सही इंफॉर्मेशन रहेगी, सही टाइम पे रहेगी. तो ये सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का जितना भी काम होता है वो MIS के द्वारा होता है. कि एक सिस्टम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसी सिस्टम के थ्रू उसके पास इंफॉर्मेशंस आते हैं और वो उस हिसाब से डिसीजंस ले पाता है. सो अ डिसीजन मेकर रिक्वायर अप टू डेट, एक्यूरेट एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन. कि उसे अप टू डेट चाहिए, जो हाल फिलहाल चल रही है, टाइमली चाहिए. कि ऐसा नहीं कि जो इन्फॉर्मेशन अभी चाहिए वो 2 दिन बाद मिल रहा है, फिर वो डिसीजन लेगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे. एंड एक्यूरेसी भी होनी चाहिए उसमें. सो MIS जो है वो सारी इन जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन रहता है वो सारे मैनेजर्स को देता है, ताकि मैनेजर एक अच्छे तरीके से गुड डिसीजंस ले सकें. And it also serve as an important control technique. It provide data and information
टू द मैनेजर एट अ राइट टाइम, कि राइट टाइम पे अगर इन्फॉर्मेशन दे देता है तो वो कंट्रोल करने में भी मैनेजर को आसानी हो जाएगी। कि सपोज़ अगर वो कोई भी डिसीज़न लेने वाला है या फिर किसी तरीके से कंट्रोल बना रहा है तो उस कंट्रोल को भी वो अच्छे तरीके से कर सके। MIS के अगर हम एडवांटेज की बात करें, सो इट फैसिलिटेट कलेक्शन, मैनेजमेंट एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एट डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कि कलेक्शन, कि हम इंफॉर्मेशन MIS के द्वारा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट भी करते हैं और MIS के द्वारा उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, लाइक उसको ट्रांसफ़र भी करते हैं। कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उससे इन्फॉर्मेशन आता है, इन्फॉर्मेशन उससे जाता है भी। अगर मैनेजर को इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं इन द सेंस उसे उसे मैसेज को, अपने मैसेज को या फिर जिस तरीके का डिसीजन है उसे डिसेमिनेट करना है, तो वो भी वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम के ही द्वारा करेगा। तो फर्स्ट एडवांटेज ये हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ इट सपोर्ट्स प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग। कि उस टाइम से जैसे कि सबको ये सपोर्ट करता है, अगर सही टाइम पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा तो मैनेजर अच्छे तरीके से डिसीजंस ले पाएगा और उसी हिसाब से वो कंट्रोल भी कर पाएगा। थर्ड वन इज़ इट प्रोवाइड द क्वालिटी फॉर ऑफ इंफॉर्मेशन विच अ मैनेजर वर्क्स। कि उस जिस इंफॉर्मेशन की मैनेजर को ज़रूरत है वही इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से मैनेजर बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करेगा। इट इंश्योर्स कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस, कि सही टाइम पे अगर उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा तो वो सही तरीके से उसको डिसीजंस ले पाएगा और अच्छे डिसीजंस अच्छे टाइम पे लिए जाएंगे तो फिर वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो जाएगा। लास्ट वन इज इट रिड्यूसेस इंफॉर्मेशन ओवरलोड ऑन द मैनेजर एज ओनली रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड टू देम। कि अब ऐसा नहीं कि एक सिस्टम है तो मैनेजर को सब कुछ ही अपने दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है, एक लोड कम हो जाएगा कि चलो मेरे पास इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आ जाएगा, तो वो फालतू का जो इन्फॉर्मेशन या फिर फालतू के जो लोड रहेंगे उसको वो नहीं लेगा। वो अपना फ्री, अपना सारा फोकस वो है अपने जो की एरिया है, जो की इन्फॉर्मेशन है जिस पे उसकी ज़रूरत है, जिसे उसी पर वो अपना फोकस बनाए रहेगा, फालतू चीज़ों पर वो फोकस नहीं देगा। तो इससे क्या होगा, उसकी वो इफ़ेक्टिव तरीके से काम भी कर पाएगा, उसकी इफ़िशियंसी भी बढ़ेगी। तो ये था आपका कंट्रोलिंग चैप्टर। अब पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।